हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स बारी शब के इस नए वीडियो में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट किया था और आज हम एक्सरसाइज 3.3 के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक्स पॉइंट डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है अवयव का परिवर्त। ये एक्सरसाइज 3.3 के लिए कुछ बेसिक्स पॉइंट हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज को भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है अवयव का परिवर्त। हम पहले ये समझते हैं अवयव का परिवर्त, इसका मतलब क्या होता है। ओके, तो अवयव का परिवर्तन इसे इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसे इंग्लिश में कहते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। दोस्तों, बार इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। किसी अवयव की पंक्तियों तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय मतलब इंटरचेंज। परस्पर विनिमय यानी कि इसे कह सकते हैं हम इंटरचेंज। दोस्तों, किसी अवयव की पंक्तियों तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय यानी कि इंटरचेंज अवयव का परिवर्त कहलाता है। आई थिंक कुछ क्लियर हो रहा होगा आपको। देखिए, मान लीजिए एग्जांपल के लिए, एग्जांपल से समझते हैं इसको हम। मान लीजिए एक अवयव a इजिकल्स टू है 2 3 4 5 7 0। ये एक अवयव a है। ओके, इसकी कोटि है हमारी 2 रो हैं और 3 कॉलम, 2 क्रॉस 3। मान लीजिए हमारे पास एक अवयव है a इजिकल्स टू 2 3 4 और 5 7 0 और अब हमें इसका परिवर्त करना है। तो परिवर्त को हम a के ऊपर t से शो करते हैं। a की घात t यानी कि ट्रांसपोज। इसे इंग्लिश में ट्रांसपोज कहते हैं, इसलिए हम परिवर्त को a की घात t यानी कि a के ऊपर t से शो करते हैं। ये हो गया आपका ट्रांसपोज। यानी कि अगर हमें a का ट्रांसपोज बताना है तो क्या करना होगा हमें पंक्तियों तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय करना होगा। यानी कि यहाँ पे जो रो है, यहाँ पर जो क्या है रो है, ये क्या है रो 1 है ना, और यहाँ पे जो है रो 2, इसका विनिमय करना होगा स्तंभों में। मतलब ये कहते हैं हमारी रो 1, इसे बना देंगे कॉलम 1, तो हो जाएगा 2 3 4। साथ ही ये थी आपकी रो 2, इसे बना देंगे हम कॉलम 2 यानी कि 5 7 और 0। ओके, ये आपकी रो 1 थी और यहाँ पे क्यों बन गई है कॉलम 1। ये कहते हैं आपकी रो 2 और यहाँ पे बन गई है कॉलम 2। क्या हुआ, जो रो थी वे कॉलम बन गई हैं और जो आपकी कॉलम थी वो यहाँ रो बन गई हैं। यानी क्या हुआ, पंक्ति तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय। क्या हुआ, पंक्ति तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय। देखिए, जो यहाँ पर पंक्ति थी वो यहाँ स्तंभ बन गए और जहाँ यहाँ स्तंभ थे वो यहाँ पंक्ति बन चुकी हैं। इसे हम शो कैसे करते हैं, अगर हमें ये ए दिया है तो इसे हम क्या कहेंगे ए के ऊपर टी यानी कि ए ट्रांसपोज कहेंगे। ए के ऊपर टी यानी ए ट्रांसपोज कहेंगे। इसे पढ़ते क्या है ए ट्रांसपोज, इसे पढ़ते हैं हम ए ट्रांसपोज। और साथ ही हम इसे ए डैश भी कहते हैं, ए के ऊपर डैश, ए डैश या ए ट्रांसपोज कहते हैं। हम इसे ए डैश या ए ट्रांसपोज कहते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमें दिया है b इजिकल्स टू ABCDEF। ओके, हमें दिया है ABCDEF, ये है b इजिकल्स टू। तो अगर हम इसका b ट्रांसपोज निकालें, b का अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो वो आ जाएगा b ट्रांसपोज इक्वल्स टू, जो आपकी रो है वो कॉलम बन जाएंगी। यहाँ पे कितनी है 3 रो हैं, तो अब कितनी बन जाएंगी 2 ही रो बनेंगी। कैसे, ये कौन सी है रो 1 कॉलम 1, ये यहाँ पर है रो 1, ये यहाँ पर है रो 2 और ये यहाँ पर है रो 3। जो यहाँ रो 1 है वो यहाँ क्या बन जाएगी कॉलम 1 यानी कि A अपॉन P। ये क्या यहाँ पर रो 2 यहाँ बन जाएगी कॉलम 2 C और D।
ये क्या रो 3 यहाँ पर बन जाएगी कॉलम 3, ई और एफ। ओके, इसकी कोटि क्या है, 1 2 3, 3 रो हैं और 2 कॉलम, यानी कि 3/2 की, तो ये हो जाएगी 2/3 की, 2/3 की। सेम ऐसे इसकी कोटि 2x3, इसकी कोटि क्या है 3x2। यानी क्या होता है, यानी कि जब हम किसी भी आव्यूह का परिवर्त करते हैं, जब हम किसी भी आव्यूह का परिवर्त करते हैं तो उसकी कोटि भी चेंज हो जाती है, उसकी कोटि भी चेंज हो जाती है। ठीक है, इसे कहेंगे ए ट्रांसपोज या फिर ए डैश, साथ ही इसे कहेंगे बी ट्रांसपोज या फिर हम कहेंगे इसे बी डैश। ओके, ये था आपका आव्यूह का परिवर्त। अब इसके कुछ गुणधर्म भी हैं, इसी के कुछ गुणधर्म भी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम समझेंगे। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। दोस्तों, अब हम सीखेंगे आव्यूह के परिवर्त के गुण, आव्यूह के परिवर्त के गुण। अभी हमने सीखा कि आव्यूह का परिवर्त होता क्या है, आव्यूह का परिवर्त होता क्या है, लेकिन अब हम सीखेंगे आव्यूह के परिवर्त की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसके गुण क्या होते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास दो आव्यूह हैं ए और बी, और आप उन दोनों को जोड़ देते हैं। आपके पास दो आव्यूह हैं ए और बी, और आप क्या करते हैं, उन दोनों को जोड़ देते हैं, और जोड़कर उनका क्या कर देते हैं, उनका ट्रांसपोज कर देते हैं। जैसे कि अभी हमने सीखा था, ट्रांसपोज कर देते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है। आप इन दोनों को जोड़ते हैं और इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, तो वो हमेशा इक्वल होगा, तो वो हमेशा इक्वल होगा किसके, ए और बी के अलग अलग, ए और बी के अलग अलग ट्रांसपोज के योग के, ए और बी के अलग अलग ट्रांसपोज के योग के। मान लीजिए आपके पास दो आव्यूह हैं, आपके पास दो आव्यूह हैं, एक आव्यूह ये है और एक आव्यूह ये है। आप क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देते हैं और इनका क्या कर देते हैं, इनका ट्रांसपोज कर देते हैं। इनका क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा किसके, इसके अलग ट्रांसपोज के, इसके अलग ट्रांसपोज के, और दोनों को जोड़ दें। ठीक है, अगर हम दोनों को जोड़ दें और उसके ऊपर ट्रांसपोज कर दें तो वो इक्वल होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। ठीक है, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक आव्यूह दिया है हमें ए इजिकल्स टू, मान लीजिए एक आव्यूह दिया है हमें ए इजिकल्स टू 2 3 -1 4। ठीक है, सेम एक हमें आव्यूह दिया है बी इजिकल्स टू 0 2 -1 3। ओके, और अब हम क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। अब हम क्या करते हैं, पहले हम ए प्लस बी, ये ना ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ए प्लस बी को जोड़ लेते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे। ए प्लस बी को निकालते हैं, कितना होगा, ए प्लस बी कितना होगा, जोड़ लीजिए, 2 और 0 2 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, -1 और -1 माइनस के 2, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज कर देते हैं, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज करते हैं। 2 5, 2 इधर आ जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा, ऐसे ही -2 7, ये ऐसे हो जाएगा -2 और 7, क्योंकि रो को हम कॉलम में कर देते हैं। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज आ गया ये वाली साइड। अब हम ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज क्या करते हैं, देखिए ए ट्रांसपोज कितना आएगा आपका, ये जाएगा ए ट्रांसपोज 2 3 -1 4। ठीक, नेक्स्ट है बी, नेक्स्ट है आपका बी, बी ट्रांसपोज कितना आएगा, बी ट्रांसपोज हो जाएगा ये 0 2 और -1 3। ओके, अब क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। 0 + 2 2, -1 और -1 माइनस के 2, 3 और 2 5, 4 और 3 7। देखिए ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज क्या हुआ, इक्वल है। जी हाँ, ये इक्वल है। इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टी करेक्ट है। इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टी करेक्ट है। और हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वो हमें ए दे देगा, हमें बी दे देगा, और वो हमसे कहेगा कि ये वाली प्रॉपर्टी प्रूफ करके दिखाओ। ये 4 मार्क्स में आता है क्वेश्चन।
इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2, ए बी का होल ट्रांसपोज। मान लीजिए एक आपके पास अवयव ए है और एक आपके पास अवयव बी है, और हम क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक अवयव ए है, एक अवयव बी है, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम उसका ट्रांसपोज कर दें, अगर हम उसका ट्रांसपोज कर दें तो वो इक्वल होगा, तो वो इक्वल होगा बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई के। बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई की इक्वल होगा। अगर आपके पास एक अवयव ए है, एक बी है, और आप दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर आपके पास एक अवयव ए है और एक बी है और आप दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसका होल ट्रांसपोज कर देते हैं, तो वो इक्वल होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की। इसको हम समझ सकते हैं, ये ए है, ये बी है, अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई कर दें और उसका ट्रांसपोज निकालें, अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई कर दें उसका ट्रांसपोज निकालें, तो वो इक्वल होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। ओके, नेक्स्ट थर्ड है आपका, अगर आपका कहीं लिखा है के ए, मान लीजिए आपका एक अवयव ए है जिसमें हम किसी अक्षर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसमें हम किसी अक्षर या किसी कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसका हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं। जैसे कि हम कर देते हैं ना 2a 3a, इस टाइप से, और इसका हम क्या करें, ट्रांसपोज कर दें। सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी, अगर हम किसी अक्षर की मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि किसी के की मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा, के तो बाहर रह जाएगा और जो ट्रांसपोज है वो केवल ए पे आएगा, के ए ट्रांसपोज। के तो बाहर रह जाएगा और जो ट्रांसपोज है वो केवल ए पे आएगा। ओके, मान लीजिए ये ए है आपका, ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, हम किसी अक्षर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लीजिए 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, ये है, इसमें मैं क्या करता हूँ 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4, 2 3 6, -2 और 2 4 8। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, करते हैं 2a का ट्रांसपोज, 2a का ट्रांसपोज, 4 6 और ये -2 8। ओके, हमने क्या किया, 2a का ट्रांसपोज कर लिया, ठीक है, ये तो हमने इसके साथ किया। हम क्या करते हैं, 2 को बाहर रहने देते हैं, पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, वो कितना आएगा, खाली ए ट्रांसपोज निकालते हैं, वो कितना आएगा, खाली ए ट्रांसपोज आ रहा है आपका 2 3 -1 4, ये आ गया खाली आपका ए ट्रांसपोज। अब इसमें हम 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, टू की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4, आ जाएगा -2, आ जाएगा 3 2 6 और 1 8। तो क्या ये इक्वल है, 4 -2 6 8, हाँ जी ये तो इक्वल है, ये इक्वल है। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ हो जाती है कि अगर हम किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप केवल अवयव को ट्रांसपोज कीजिए, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई बाद में भी हो जाएगी। ये कांस्टेंट की मल्टीप्लाई है ना, ये बाद में भी हो जाएगी, तो हमें केवल ट्रांसपोज करना था, मल्टीप्लाई तो बाद में भी हो जाएगी। ओके, तो ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी, अगर कहीं लिख रहा हो a की पावर n और उस पूरे का क्या करना है हमें, ट्रांसपोज, a की पावर n और उस पूरे का करना हो हमें ट्रांसपोज, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम a की पावर ट्रांसपोज और फिर उस पूरे की पावर n कर देंगे, ट्रांसपोज और फिर उस पूरे की पावर n कर देंगे। इट मीन्स मान लीजिए ये a है, मान लीजिए ये a है और हमें क्या करना है, हमें इस की पावर क्यूब करनी है, हमें इसकी पावर क्यूब करनी है और उसके बाद उसका ट्रांसपोज करना है, हमें इसकी क्यूब करनी है और फिर इसका ट्रांसपोज करना है ये। तो हम एक काम कर सकते हैं,
हम पहले ट्रांसपोज कर सकते हैं और बाद में क्यूब कर देंगे। हम पहले ट्रांसपोज कर सकते हैं और बाद में क्यूब कर देंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आपकी है फिफ्थ प्रॉपर्टी। अगर हमें कभी क्या करना हो, ए का ट्रांसपोज कर दें, अगर हम कभी ए का ट्रांसपोज कर दें और उसके ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज कर दें, तो वो कितना आएगा? तो वो कितना आएगा, गेस कीजिए। वो कितना आएगा? वो ए ही आएगा। वो कितना आएगा? वो ए ही आएगा। मतलब कि हमारा यहाँ पे ए है, हमने क्या किया, ए का ये ट्रांसपोज कर दिया। हमने क्या किया, ये हमारा ए था, हमने इसका क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया। अगर हम इसका अब दोबारा ट्रांसपोज कर दें, तो वो ए ही आना चाहिए। देखते हैं। ये ए ट्रांसपोज, अगर हम क्या करें, ए के ट्रांसपोज का अगर हम दोबारा ट्रांसपोज करें, देखते हैं। 2 - 1 तो हो जाएगा 2 - 1, 3 4 तो हो जाएगा 3 4, हो जाएगा 3 और 4। हमने क्या किया, ए का ट्रांसपोज किया तो ये आ गया, और हमने ए के ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज कर दिया। तो वो कितना गया, 2 3 - 1 4। अरे हाँ, ये तो वही आ गया, इसका मतलब ये एक साइकिल है जो क्या करते हैं, ए के ट्रांसपोज करो और उसका अगर हम दोबारा ट्रांसपोज कर दें तो हम दोबारा ए पे पहुंच जाते हैं। ए का ट्रांसपोज करें और उसका हम दोबारा ट्रांसपोज कर दें तो हम दोबारा किस पे पहुंच जाते हैं, ए पे पहुंच जाते हैं। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में से एक है, इस पर क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, ये आपकी 5 प्रॉपर्टी थी आव्यूह के परिवर्त के गुण के बारे में। हमने समझा आव्यूह का परिवर्त होता क्या है, उसके गुण क्या होते हैं, उन्हें एग्जाम्पल से समझा। और ये एक एक प्रॉपर्टी 3 4 क्वेश्चन है। मान लीजिए अगली एक्सरसाइज आपकी इससे होनी है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सममित तथा विषम सममित आव्यूह। और विषम सममित आव्यूह। हम समझेंगे सममित आव्यूह किसे कहते हैं और विषम सममित आव्यूह किसे कहते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक आव्यूह है A = 2 आपके पास एक आव्यूह है A = 2 मान लीजिए आपके पास ये आव्यूह है A = 1 - 1 2 -1 2 4 और 2 4 3। ओके, अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। अभी समझेंगे, सममित आव्यूह को समझने की कोशिश करेंगे, बस एक एग्जांपल समझने। हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। निकालते हैं। रो को करेंगे कॉलम में कन्वर्ट, तो 1 -1 2। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, तो -1 2 और 4। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, तो 2 4 3। हमने क्या किया, इस आव्यूह का हमने ट्रांसपोज निकाल दिया। अब एक बात नोटिस कीजिए कि 1 = 1 के, -1 - 1 के, 2 2 के, -1 - 1 के, 2 2 के, 4 4 के, 2 2 के, 4 4 के, 3 3 के। एक बात नोटिस की कि ये दोनों आव्यूह आपस में इक्वल हैं। ये दोनों ही आव्यूह आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब विषम सममित आव्यूह उस आव्यूह को कहते हैं, अगर किसी आव्यूह का ट्रांसपोज करने पे, मान लीजिए कि आव्यूह है, इसका ट्रांसपोज किया और ये आया और ये दोनों इक्वल आ जाए, तो उसे क्या कहेंगे हम, विषम सममित आव्यूह कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम, विषम सममित आव्यूह। ये आव्यूह के लिए कंडीशन है। लिखते हैं, अगर ए का ट्रांसपोज इक्वल आ जाए ए के, तो उसे क्या कहेंगे हम, विषम सममित आव्यूह, सममित आव्यूह। उसे कहेंगे हम सममित आव्यूह, सॉरी। अगर ए का ट्रांसपोज इक्वल आ जाए ए के, तो क्या होगा, वो होगा सममित आव्यूह, वो होगा आपका सममित आव्यूह। एक बात और नोटिस कीजिए कि जितना वन था 1 2 3, एक बार इसे हम विकर्ण को अगर हम छोड़ दें, अगर हम इस विकर्ण को भूल जाएं कुछ देर के लिए, ठीक है, तो आप नोटिस कीजिए
कि जितना -1 है यहाँ पे उतना ही क्या है ये, इसका नाम क्या था, इस वाले वेव का नाम क्या होता है 11, ये तो 12, A12, इसका नाम होता है A12, A12, और इस वाले का नाम होता है A21, इसका A12 और इसका होता है A21, और दोनों ही इक्वल हैं, और दोनों ही इक्वल हैं, A12 इक्वल है A21 के, यानी कि एक कंडीशन आ जाती है यहाँ पे ए आई जे इक्वल होगा किसके, ए जे आई के, ए आई जे इक्वल होगा हमेशा ए जे आई के। सममित आव्यूह के लिए देखिए, जितना A12 है उतना ही A21 है, जितना ही A12 है उतना ही A21 है। मान लीजिए 2 के लिए लेते हैं हम, अगर हम इस 2 के लिए लेते हैं, इन्हें हटा देते हैं 1 मिनट, अगर हम इस 2 के लिए समझने की कोशिश करें, इस 2 के लिए इसका नाम क्या है A11, A12, A13, जितना A13 है उतना ही क्या होगा A31 होगा। चेक कर लेते हैं, A31 कौन सा है, ये वाला, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, ये वाला, क्या इक्वल है, जी हाँ इक्वल है। तो यही कंडीशन लागू होती है इसमें ए आई जी इक्वल हो जाता है ए जे आई के, इसमें ए आई जे इक्वल हो जाता है ए जे आई के, ए आई जे इक्वल हो जाता है इसमें ए जे आई के, ठीक है। सममित अवयव उस अवयव में कहते हैं जिसमें उसका ट्रांसपोज, सममित अवयव उस अवयव को कहते हैं जिसमें उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर हो जाए, इसमें उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर हो जाए, उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर हो जाए। अब समझते हैं विषम सममित अवयव को। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ए इक्वल्स टू दिया है हमें, मान लीजिए ए इक्वल्स टू दिया है हमें एक अवयव 0 -1 2 1 0 -4 -2 4 0, ठीक है। और हमें क्या करना है, अब इसका ट्रांसपोज देखना है, हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, निकालते हैं इसका ट्रांसपोज। तो जो फर्स्ट रो है वो कॉलम में बदल जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में, ओके। हमने ए का क्या निकाल दिया, ट्रांसपोज। अब एक बात नोटिस कीजिए, 0 इक्वल है 0 के, ठीक है, -1 इक्वल है +1 के, नहीं, 0 यहाँ पे 0, ये -1 ये +1, ये 2 ये -2, ये 1 ये -1, ये 0 ये 0, ये -4 ये +4, ये -2 ये +2, ये 4 ये -4, ये 0 ये 0। अगर हम एक बात नोटिस करें कि दोनों अवयव में केवल किसका फर्क है, एक माइनस का, यानी कि ए ट्रांसपोज, यानी कि विषम सममित अवयव में, विषम सममित अवयव के लिए ए ट्रांसपोज जो होता है ना, वो ए के इक्वल नहीं होता बल्कि -a के इक्वल होता है। सममित अवयव में क्या था, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल था, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल था, ए के इक्वल था, लेकिन विषम सममित अवयव के लिए ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाता है, -a के इक्वल हो जाता है, -a के इक्वल हो जाता है, ठीक है। साथ ही एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे, इसका ये वाला एलिमेंट कौन सा है, ये A12, और ये कौन सा इसका एलिमेंट A21, दोनों में किसका फर्क है, दोनों में इसका फर्क है केवल एक माइनस का, यानी कि यहाँ पर ए आई जे इक्वल होता है ए जे, दोनों में फर्क है केवल एक माइनस का, तो यहाँ पे ए आई जे इक्वल होता है माइनस के ए जे आई,
ए आई जे इक्वल होता है माइनस के ए जे आई। ओके, आया समझ? यहाँ पे इक्वल होता है ए आई जे आई के, और यहाँ पे इक्वल होता है ए आई जे माइनस ए जे आई। दोनों में केवल फर्क है माइनस का। यहाँ पे ए ट्रांसपोज इक्वल होता है ए के, और यहाँ पे ए ट्रांसपोज इक्वल होता है माइनस ए के। ठीक है, साथ ही आपको बता दूं, विषम सममित आव्यूह में एक बात नोटिस करने वाली है कि विषम सममित आव्यूह के जो विकर्ण होते हैं ना, विषम सममित आव्यूह का विकर्ण, ये देखिए, विषम सममित आव्यूह का विकर्ण हमेशा शून्य होता है। विषम सममित आव्यूह के विकर्ण के सभी तत्व शून्य होते हैं। ठीक है, ये नोट पॉइंट करने वाली बात है। विषम सममित आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, इसे नोटिस कर लीजिएगा नोट पॉइंट में। विषम सममित आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। दोस्तों, अब हम सीखने वाले हैं एक मज़ेदार और इंटरेस्टिंग सा एक फॉर्मूला। ठीक है, अभी हमने विषम सममित आव्यूह और सममित आव्यूह दोनों को पढ़ा, दोनों के एग्जांपल समझी। ठीक है, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ सममित आव्यूह का उदाहरण लिखिए, तो क्या आप लिख पाएंगे? अचानक सोचना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक दूंगा जिससे आप कुछ ही सेकंड में सममित और विषम सममित आव्यूह का एग्जांपल लिख सकते हैं, जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको एग्जांपल नहीं पता, लेकिन आप कोई भी आव्यूह लिख देते हैं, कोई भी आव्यूह। जस्ट सपोज कि आप लिख देते हैं ए इक्वल्स टू 2/2 को कोई आव्यूह ले लेते हैं हम, 2 -1 0 4। ठीक है, मान लीजिए हमने एक आव्यूह लिया ये। ठीक है, ये क्या ये सममित आव्यूह है? चेक कर लेते हैं एक बार, क्या ये सममित आव्यूह है? ए डैश, ए ट्रांसपोज निकालते हैं, तो 2 -1 0 4। क्या ए और ए ट्रांसपोज इक्वल है? क्या ए और ए ट्रांसपोज इक्वल है? तो बिल्कुल भी नहीं। क्या इनका माइनस इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं। तो ना तो ये सममित है और ना ही ये विषम सममित आव्यूह है। ठीक है जी, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम इसकी सहायता से आज सममित भी बता देंगे और विषम सममित भी बता देंगे। कैसे? वही ट्रिक्स हमें सीखनी है। ठीक है, हम इसका क्या करते हैं, हम इसका डैश निकाल लेते हैं। चलो, हम इसका डैश ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। कितना रहेगा वो? 2 -1 0 4। ठीक है, 2 -1 0 4, ये आ गया इसका ट्रांसपोज। अगर हमें कभी कोई सममित आव्यूह बताना है, अगर हमें कभी भी कोई सममित आव्यूह बताना है, तो हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे p। हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे p। p इक्वल्स टू होता है, p इक्वल्स टू होता है 1/2 a प्लस ए डैश, 1/2 a प्लस ए डैश। ए डैश या ए ट्रांसपोज होता है, कुछ भी कह सकते हैं। हम हमेशा निकालेंगे p, और p इक्वल्स टू होता है 1/2 a प्लस ए डैश। p इजिकल्स टू होता है 1/2 a प्लस ए डैश। ठीक है, ये आ गया आपका p। अब p को निकालने की कोशिश निकालते हैं। चलिए, हमें ये करना है, a और a डैश को जोड़ देना है, a और a डैश को जोड़ देना है। निकालते हैं a प्लस ए डैश, यहाँ कर लेता हूँ a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश कितना रहेगा आपका? 2 और 2 4, -1 और 0 -1, 0 और -1 0 और -1 -1, और 4 और 4 हो जाएगा आपका 8। ठीक है, ये आ गया आपका ए डैश। अब हमें p के लिए करना है 1/2 से डिवाइड कर देना है, ये हो जाएगा p। p इजिकल्स टू ये आया, हमें 1/2 से डिवाइड कर देना है, केवल 1/2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 2, -1 को करेंगे 2 से डिवाइड, -1/2, -1 को करेंगे -1/2, और 8 को करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, ये आ गया आपका p। क्या आ गया आपका? p। अब एक बार हम p डैश निकाल के देखते हैं, यानी कि p ट्रांसपोज। अब हम एक बार p ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं, यानी कि p डैश निकाल के देखते हैं। तो यह जाएगा आपका, कितना आएगा? एक बार फिर मैं देख रहा हूँ, दिख रहा है ना? हाँ, विजिबल है। तो आ जाएगा आपका 2 -1/2
ठीक है, रो को कर दिया हमने कॉलम में, और फिर से माइनस के 1/2 और 4, माइनस के 1/2 और 4। ठीक है, अब देखिए कि P और P डैश इक्वल है, क्या P और P ट्रांसपोज इक्वल है? तो जी हाँ, P और P ट्रांसपोज इक्वल है, P और P ट्रांसपोज इक्वल है। तो इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा था कि आप कोई भी आव्यूह सोच सकते हैं, आप कोई भी आव्यूह सोच सकते हैं। ए, हाँ हमने माना ए सममित आव्यूह नहीं था, लेकिन ए की सहायता से हम P निकाल सकते हैं, ए की सहायता से हम P निकाल सकते हैं, और P क्या होगा? सममित आव्यूह होगा इस फॉर्मूले की सहायता से। P कहाँ से आएगा? इस फॉर्मूले की सहायता से, 1/2 a प्लस ए डैश, 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश। ठीक है, अब ऐसे ही हमने एक विषम सममित आव्यूह के लिए भी एक फॉर्मूला ड्राइव कर रखा है, देखते हैं। विषम सममित आव्यूह के लिए है P ना कह के उसे Q कह देते हैं हम, Q इजिकल्स टू 1/2 a माइनस ए डैश, 1/2 a माइनस ए डैश, Q इजिकल्स टू 1/2 a माइनस ए डैश। ठीक है, जैसे ये आव्यूह हमेशा एक सममित आव्यूह रहता है, ऐसे ये आव्यूह हमेशा एक विषम सममित आव्यूह रहता है, ऐसे ही वो आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह रहता है। निकाल के देखते हैं। हमने P निकाला, ऐसे हम क्या निकालेंगे? Q के लिए करते हैं। अब हमें क्या करना होगा? a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश करते हैं, a माइनस ए डैश। 2 में से 2 गया 0, -1 में से 0 गई -1, 0 में से -1 गया 1, और 4 में से 4 गए 0। ठीक है, a माइनस ए डैश। अब हमें क्या निकालना है? Q। हमें क्या निकालना है? Q निकालते हैं। Q के लिए हमें क्या करना होगा? 1/2 से डिवाइड, तो 0 को करेंगे तो 0 आएगा, -1 को करेंगे तो माइनस के 1/2, 1 को करेंगे तो 1/2, और 0 करेंगे तो 0। ठीक है, अब हम निकालते हैं Q ट्रांसपोज या Q डैश। हम निकालते हैं Q ट्रांसपोज या Q डैश। तो ये रहेगा 0, ये रहेगा माइनस के 1/2, यहाँ जाएगा 1/2, और यहाँ जाएगा 0। आई थिंक विजिबल है ना? यस। तो आगे Q, ये आ गया Q ट्रांसपोज। अब Q और Q ट्रांसपोज में किसका अंतर है? केवल एक माइनस का है, तो सही है। 0 -1/2 या +1/2 राइट है, ये +1/2 या -1/2 राइट है, ये 0 बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब ये दोनों क्या है? इसका मतलब ये दोनों क्या है? विषम सममित आव्यूह हैं, ये दोनों आपस में विषम सममित आव्यूह हैं। अभी हमने समझा, हमें क्या पता था? हमें कोई भी आव्यूह सोच लिया अपने मन में A, हमने कोई भी आव्यूह A सोच लिया। ठीक है, हमने उसकी सहायता से P निकाला और Q निकाला। ठीक है, और P क्या था? सममित आव्यूह था, Q क्या था? हमारा विषम सममित आव्यूह था। P हमारा सममित आव्यूह था, Q हमारा विषम सममित आव्यूह था। ठीक है, और उसके लिए हमने प्रोसेस समझा। A था, हमने उसका A ट्रांसपोज निकाला, फिर इस फॉर्मूले को लगाया तो हमें P मिल गया, हमने इस फॉर्मूले को लगाया तो हमें Q मिल गया। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी समझते हैं हम जरा, एक और प्रॉपर्टी समझ लेते हैं छोटी सी। अगर ये जो आपका आया P और ये जो आया आपका Q, अगर हम P और Q को जोड़ दें, अगर हम क्या करें? P और Q को जोड़ दें, करते हैं जरा, P प्लस Q। अगर हम P और Q को जोड़ दें तो कितना आएगा? जोड़ते हैं, ये रहा आपका P, 2 और 0 कितना हो जाएगा आपका? 2 ही हो जाएगा। -1/2 और -1/2, माइनस के 1/2 और माइनस के 1/2 हो जाएगा आपका माइनस के 1, माइनस के 1/2 और प्लस के 1/2 ये हो जाएगा आपका 0, और 4 और 0 ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अगर हम P और Q को जोड़ दें, P और Q को जोड़ दें तो क्या आ जाता है आपका? P प्लस Q, और P प्लस Q क्या इक्वल आया? 1 2 -1 0 4, तो यस ये इक्वल आया P प्लस Q A। P प्लस Q किसके इक्वल आया है आपका? P प्लस Q इक्वल आया है आपके A। P प्लस Q इक्वल आया है आपके A। P क्या था आपका? सममित आव्यूह, Q क्या था आपका? विषम सममित आव्यूह, और A क्या है आपका? आव्यूह। A क्या है आपका? आव्यूह। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट कह सकते हैं हम इसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। गाइस भूलना नहीं, है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो आपसे क्वेश्चन में कह देगा, एक आव्यूह दे देगा, वो कहेगा इस आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। वो हमसे कह देगा एक आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। मैं आपको एक बार क्वेश्चन शो करता हूँ, देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर 22 है ये। आव्यूह बी को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये वही क्वेश्चंस हैं जो इस कॉन्सेप्ट से होंगे, ठीक है, ये वही क्वेश्चन है। उसमें क्या करेंगे हम, आपको एक क्वेश्चन दिया होगा ए, हमें पी निकालना होगा, हमें क्यू निकालना होगा और दोनों को जोड़ के दिखा देना होगा सेम ऐसे, और वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और गाइस 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और बहुत ईजी है यार, अभी करा तो है हमने, क्या दिखाना है बस, पी प्लस क्यू बराबर ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन करा है हमने। 6 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।